हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ नेचर में। आज हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत फ्लक्स। देखो, सबसे पहले विद्युत फ्लक्स होता क्या है, अर्थात ये हमें बताता क्या है, काम क्या आता है, आखिर हम इसको पढ़े क्यों, आखिर हम फ्लक्स को पढ़े क्यों। भाई जब अपने काम ही नहीं आएगा तो क्यों नहीं पढ़े अपन? कुछ तो काम आता होगा। देखते हैं क्या काम आता है हमारे विद्युत फ्लक्स। तो ध्यान से सुनिए। विद्युत फ्लक्स हमें बताता है विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र के बारे में कैसे बताता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र के बारे में विद्युत बल रेखाओं की सहायता से बताता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स ये बताता है कि किसी पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, और जितनी बल रेखाएं गुजरेगी हम उसके हिसाब से बता देंगे कि यहाँ पे कितना विद्युत क्षेत्र है। तो क्या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली सभी बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स बोलेंगे अपन? नहीं। तो फिर विद्युत फ्लक्स किसको बोलेंगे? हम विद्युत फ्लक्स में केवल उन्हीं बल रेखाओं को काउंट करेंगे जो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत हो, जो बल रेखाएं पृष्ठ के क्या हो? लंबवत हो। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दोबारा से सुनिए परिभाषा, रटना नहीं है, अपन को समझना है कि जो बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरेगी उनकी संख्या को क्या बोल देंगे? विद्युत फ्लक्स। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। दोबारा से सुनिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो यहां पे क्या लगा देते हैं? ई, फाई ई। और यह एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। अब पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? फॉर्मूले। सबसे पहले माना ये पूरा बोर्ड एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। इस पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने? ए मान लिया है। अब इस पूरे बोर्ड में से हम मानते हैं एक छोटा सा अल्पांश, माना ये है हमारा छोटा सा अल्पांश, मतलब इस ए का छोटा सा भाग है, इसको हम क्या बोलेंगे? डी ए। ठीक है। और इसकी दिशा, इस अल्पांश में विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लिया अपन ने इधर है ई वेक्टर। ठीक है। और अब ये जो ई वेक्टर है इसके दो घटक होंगे, एक होगा लंबवत घटक और एक होगा क्षैतिज घटक। ठीक है। माना ये यहां से थीटा कोण बना रहा है, इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं लंबवत घटक। क्षैतिज ये एन के साथ कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तो ये कोण क्या हो जाएगा? ये घटक क्या हो जाएगा हमारे पास? ई कोस थीटा।
और ये वाला घटक जो क्षैतिज घटक है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ई साइन थीटा। ये क्यों कर रहे हैं हमें पता चल जाएगा अपन को, फॉर्मूला निकालना है ना अपन को विद्युत फ्लक्स का, इसीलिए इसी के सहायता से तो निकालेंगे अपन। अब देखो देखो ये जो एन है ना लंबवत घटक, ये इस बोर्ड के लंबवत है, इस पृष्ठ के क्या है लंबवत। हम यहां पे नहीं दर्शा सकते वरना ये ऐसे है इस बोर्ड के साथ में, ठीक है। तो ये लंबवत घटक है। अब यहां पे अपन पास थीटा है। अब क्वेश्चन कई बच्चों के मन में ये आता है कि सर आपने एन को ही cos थीटा क्यों लिया, क्षैतिज घटक को cos थीटा क्यों नहीं लिया। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी थीटा आए ना तो थीटा के पास वाला घटक हमेशा cos थीटा होता है और थीटा से दूर वाला घटक हमेशा क्या होता है, sin थीटा होता है। मन में याद कर लो कि पास में cos और दूर में sin होता है, पास cos और दूर sin। तो पास में कौन हुआ, ये वाला हुआ, तो ये कौन सा घटक हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा, और दूर कौन सा हुआ ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में sin थीटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ की कहानी दोबारा देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास में ये पूरा बोर्ड एक पृष्ठ मान लिया अपन ने, जिसका क्षेत्रफल क्या मान लिया अपन ने, a मान लिया, जिसका क्षेत्रफल हमने क्या माना है, a माना है। अब इस पूरे पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लेते हैं, ये ले लिया अपन ने। अब ये छोटा सा भाग है, अल्पांश है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, dA। अब इस छोटे से भाग में विद्युत क्षेत्र की दिशा है ये वाली E। यहां पे दो घटक बनेंगे E के, एक बनेगा लंबवत घटक और एक बनेगा क्षैतिज घटक। हमेशा हर चीज के दो घटक होते हैं, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। अब जो लंबवत घटक के साथ में E कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। E कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। अब देखो जो ये n है ना, ये वास्तव में इस पृष्ठ के क्या है, लंबवत है। हम इसको बना नहीं सकते वरना ये कैसे है, ऐसे है, बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री के साथ में सीधा, ठीक है। लेकिन हम इसको बना नहीं सकते, इसीलिए अपन ने कैसे बनाया, ऐसे, ठीक। अब क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा कि सर ये जो cos थीटा घटक है और ये जो sin थीटा घटक है, इनको हमने लंबवत को ऐसे ही क्यों लिया, मतलब cos थीटा को n पर ही क्यों लिया, क्षैतिज घटक पर क्यों नहीं लिया। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी थीटा होगा ना, जहां पे भी कोण बने, तो पास वाला कोण cos थीटा और दूर वाला हमेशा क्या होता है, sin थीटा। अर्थात क्या होगा कि जब भी हमारे पास में कोई थीटा होगा तो थीटा के पास वाला घटक तो cos थीटा होता है और थीटा से दूर वाला घटक क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आई होगी। अब देखो इसके आगे की कहानी देखते हैं क्या होगी। तो अब हम इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं और फिर उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो पूरे पृष्ठ आ जाएगा। तो क्या लिखे कि अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अल्पांश dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखो छोटे से अल्पांश से गुजरेगा तो छोटा सा फ्लक्स होगा, कितना होगा, माना वो d फाई E है हमारे पास में, कितना होगा, कैसे करेंगे, देखो क्षेत्रफल ये लो dA गुणा लंबवत घटक। लंबवत घटक कौन सा है इसमें, sin थीटा नहीं है, कौन सा है, E cos थीटा। तो लंबवत घटक E cos थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d फाई E बराबर E गुणा dA cos थीटा, ठीक है। पूरे बोर्ड के लिए निकाले तो हम क्या कर देंगे, इसका समाकलन। तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d फाई E बराबर इंटीग्रेशन E dA
थीटा। देखो यहां पे कर देते हैं संपूर्ण फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा, दोनों का क्या कर दिया अपन ने समाकलन दोनों तरफ। इसका समाकलन क्या होगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई कांस्टेंट है, कोस थीटा कांस्टेंट है, चेंज कौन हो रहा है, इसका क्षेत्रफल ए, तो थोड़ा सा ए है और पूरा ए ये वाला ए, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। पहले कौन सा आया था अल्पांश के लिए ये वाला, अब कंप्लीट फ्लक्स ये आ गया हमारे पास में ई ए कोस थीटा। देखो यहां तक की कहानी दोबारा देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं आज विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह हमें क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताएगा कि कितना विद्युत क्षेत्र गुजरता है। इसका मतलब परिभाषा क्या हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ होगा और उस पृष्ठ से गुजरने वाले लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या बोल देंगे अपन, विद्युत फ्लक्स बोल देंगे। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। अब इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो मानिए ये पूरा बोर्ड हमारे पास में क्या है, एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल क्या है ए है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ए है, और इस ए में हमने एक छोटा सा अल्पांश माना, छोटा सा भाग माना है, वो है ए जिसका क्षेत्रफल क्या है डी ए। इसकी दिशा, इस क्षेत्रफल में ई की दिशा क्या है इधर है, तो इस ई के लिए दो घटक बनेंगे, एक होगा लंबवत घटक, एक होगा क्षैतिज घटक। लंबवत घटक के साथ में थीटा कौन बना रहा है, तो लंबवत घटक क्या हो जाएगा कोस थीटा और क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्यों, मैंने अभी बताया आपको कि हमेशा पास वाला कोण क्या होता है थीटा, तो थीटा के पास में कौन होगा कोस थीटा और थीटा से दूर कौन होगा साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे निकलते हैं अपन अल्पांश डी ए के लिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए अपन क्या निकाल लेंगे, विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। कितना आएगा छोटे से क्षेत्रफल के लिए छोटा सा विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा डी ए गुणा इसमें से लंबवत गुजरने वाला फ्लक्स, सॉरी बल रेखा है, लंबवत कौन गुजरेगी जो ये है ई कोस थीटा, ई कोस थीटा। आगे देखेंगे ई को अपन इधर ले लिया, अगर पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला निकाले तो पूरे क्षेत्रफल से तो बहुत ज्यादा निकलेगी, तो इसका क्या कर देगा अपन समाकलन कर देंगे, समाकलन कर दिया इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ जाएगा, कितना आ जाएगा फाई बराबर ई ए कोस थीटा। यह हमारे पास संपूर्ण फ्लक्स आ गया। देखो अब इस पृष्ठ की अपन क्या देखेंगे विशेष स्थितियां, इधर देखते हैं। देखो पहली स्थिति क्या हो सकती है कि माना ये पृष्ठ ऐसे है, ठीक है, यहां से कोई बल रेखाएं गुजर रही है, इधर से इधर की ओर गुजर रही है, पहली कंडीशन हो गई हमारे पास में, ये क्या हो गई पहली कंडीशन कि ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से बल रेखाएं गुजर रही है लंबवत ऐसे, और यहां पे ई की दिशा है ये वाली, मतलब ई के समांतर गुजर रही है, तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री समांतर है, तो यहां से फाई बराबर कितना हो जाएगा फाई ई बराबर ई ऐसे कैसे ए कोस 0 डिग्री, तो फाई कितना हो जाएगा ई ए
जो कि क्या होगा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा ये, जो क्या होगा हमारे पास में मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास में, यही पे लिख देते हैं, अपन बना देते हैं। ऐसे कोई प्रश्न हमारे पास में, जिसमें ऐसे बल रेखाएं गुजर रही है, ये बल रेखाएं गुजर रही है, और इसमें जो E है वो E की दिशा कुछ विपरीत है, इधर की ओर है। तो यहां पे थीटा कितना हो जाएगा, देखिए थीटा हो जाएगा इधर की ओर E की दिशा है और इधर बल रेखाओं की दिशा है, तो थीटा कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री हो गया। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो फाई कितना हो जाएगा, फाई E बराबर E A cos 180, और cos 180 का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पे फाई कितना आ जाएगा माइनस का E A, और जो कि क्या होगा हमारे पास में मिनिमम वैल्यू होगी किसकी, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स की क्या होगी यहाँ पे मिनिमम, कम से कम मान, ये होगा अधिक से अधिक मान कब, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए समांतर हो जाए, पृष्ठ के क्या हो जाए समांतर, पृष्ठ के तो लंबवत होगी लेकिन E के क्या हो जाए समांतर हो जाए। उस कंडीशन में थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 हो जाएगा तो विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा अधिकतम। और जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के विपरीत दिशा में हो जाए तो क्या होगा, E थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तो E क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा माइनस में E हो जाएगा, जो कम से कम वैल्यू होगी। एक कंडीशन और हो सकती है, देखो यहां लिख देते हैं, अपन बना देते हैं एक कंडीशन। ये कोई पृष्ठ हमारे पास में, दोबारा से देखिए, एक कंडीशन यहां पे लिखते हैं अपन। ये कोई पृष्ठ हमारे पास में, और इसमें बल रेखाएं गुजर रही है इधर की ओर, ठीक है। और हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र है E वो है ऐसे इधर की ओर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो फाई कितना हो जाएगा, यहां से फाई कितना हो जाएगा, फाई E बराबर E A cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो फाई कितना हो जाएगा 0। ये भी हमारे पास में क्या आती है कंडीशन हो सकती है इस तरह, ठीक है। देखो यहां तक की कहानी को एक बार दोबारा देखते हैं अपन। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी एक पृष्ठ हमारे पास में, जैसे कोई किताब ले लेते हैं अपन, जैसे हमारे पास में ये पृष्ठ है और इधर से बल रेखाएं जा रही है, इधर से क्या जा रही है बल रेखाएं गुजर रही है, तो इस पृष्ठ के जो लंबवत बल रेखाएं गुजरेगी उनकी संख्या को हम क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे विद्युत फ्लक्स बोल देंगे। और जो ऐसे गुजरेगी लंबवत नहीं गुजरे तो उनको विद्युत फ्लक्स में काउंट नहीं करेंगे। अगली चीज, इसे फाई से प्रदर्शित करते थे और यह एक अदिश राशि होती है। आगे इस पूरे पृष्ठ को अपन ने ए माना, तो इसका छोटा सा भाग लिया अपन ने डी,
और इस डीए के लिए अपन ने क्या निकाल लिया, विद्युत फ्लक्स कितना, d5। और d5 का जब समाकलन करेंगे अपन तो पूरा फ्लक्स आ जाएगा, पूरा फ्लक्स आ गया हमारे पास में। अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती है मुख्य रूप से, तो कौन कौन सी, कि जब E और बल रेखाएं मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाए, समान हो जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो फाई है उसका मान कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। इसके जस्ट विपरीत अगर बल रेखाओं की दिशा T की दिशा की क्या हो, जस्ट विपरीत हो, मतलब कोण कितना बने, 180 डिग्री बने, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फाई क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और वो सबसे कम हो जाएगा। एक और कंडीशन बन सकती है कि जब बल रेखाओं की दिशा कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, किसके साथ में, विद्युत क्षेत्र के साथ में, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास फाई कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां से हम विद्युत फ्लक्स को दो भागों में बांट सकते हैं, एक होगा धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक होगा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। देखो इसको देखें अपन, यहां से बल रेखाएं क्या हो रही है, गुजर रही है, तो इसको अपन धनात्मक मान आया, और यहां पे विद्युत रेखाएं विपरीत हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। देखो धनात्मक और ऋणात्मक के लिए यहां पे बना देते हैं। माना कोई आवेश है प्लस, इस प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलेगी 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 निकलेगी, इधर निकल गई, ये इधर गई। ठीक है, इनको बोलते हैं निर्गत, आउटगोइंग। तो ऐसी कंडीशन होगी तो देखो प्लस आ रहा है ना, और प्लस से हमेशा बल रेखाएं निकलती है तो उसको बोल देते हैं अपन धनात्मक विद्युत फ्लक्स, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जब हमारे पास में ऋणात्मक आवेश हो, तो ऋणात्मक आवेश के साथ में क्या कंडीशन होती है कि बल रेखाएं उसके पास में आती है, बल रेखाएं क्या होती है, उसके पास आती है। कहां से आती है, अनंत से आती है। कोई धन आवेश होगा तो धन आवेश से आएगी, अन्यथा अनंत से आएगी, पता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बल रेखाएं क्या हो रही है, आ रही है, तो इनको बोल देंगे अपन आगत या फिर इनकमिंग। जैसे मोबाइल में तो होता है ना, अपन किसी को कॉल करें तो उसको क्या बोलेंगे, आउटगोइंग, और किसी का कॉल अपने पास में आए तो उसको क्या बोलेंगे, इनकमिंग। ऐसे यहां पे है धनात्मक के साथ में आउटगोइंग, देखो मैं लिख देता हूं आउटगोइंग, और यहां पे क्या हो जाएगा, इनकमिंग। ऐसी कंडीशन को अपन बोल देंगे ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। क्या बोल देंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। अर्थात हमारे पास फ्लक्स कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया, धनात्मक विद्युत फ्लक्स और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। एक बार इसको उतार लो, फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, उतार लिया होगा, मिटाते हैं। एक बार नोट कीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आगे देखो, हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या पढ़ेंगे, मात्रक। मात्रक पढ़ेंगे अब हम। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या था, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ठीक है, तो मात्रक पढ़ते हैं। ई क्या होता है,
F बटा Q, F बटे Q गुणा A क्षेत्रफल। कोशिका का कोई मात्रक नहीं होता, तो यहां से मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास में, F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कूलॉम और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलॉम मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम। आ गई समझ में? इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, या फिर इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको ऊपर दे सकते हैं तो कूलॉम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। आगे देखते हैं इसकी विमा। विमा देखो, विमा क्या होगी, सूत्र यही है, फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। कोस थीटा कोई विमा नहीं होती, विमा ही राशि है। विमा किस किस की होगी, ई की और ए की। देखो ई एफ बटे क्यू और ए ऐसे कैसे, एफ का मतलब क्या होगा, यहां पे देखो मैं अलग से बता दूं आपको, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, एफ बराबर क्या होता है, एम ए न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के प्रथम नियम से, मास गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण क्या कहलाता है, बल। क्यू सॉरी यहां पे ए भी तो आ गया ना, तो ए को क्या लिखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर। तो v बटे t, ये इसको और आगे लिख सकते हैं, v बटे t। v क्या है, वेग, वेग क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी को क्या लिखे, मीटर लिख देते हैं, मीटर बटे टाइम गुना समय। तो a क्या हो गया, m बटे टाइम स्क्वायर। और क्या है, q है, q को क्या लिखते हैं, देखो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर क्या होता है, q बटा t। तो q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना t, तो I गुना t हो जाएगा, इसका मान इसमें रख दो। F दोबारा देखिए इसको, v मान निकाले, सूत्र क्या है, आई ई, ई बराबर ई ए कोस थीटा, ई बराबर क्या होता है, एफ बटा क्यू, एफ बराबर क्या होता है, एम ए न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, 11वीं क्लास में पढ़ लिया। ए बराबर क्या होता है, वी बटा टी, वेग में परिवर्तन की दर, त्वरण कहलाता है। वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, मतलब दूरी में परिवर्तन वेग होगा। और Q क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय, या फिर आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर क्या होता था, Q बटा T। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना T। इन सब मानों को अपन इसमें रखते हैं, सबको रखें, क्या आएगा, E की जगह F बटा Q, F की जगह क्या आएगा, M मास गुणा m बटा टी, m यहां पे मीटर है, दूरी बटे टी स्क्वायर, और बटे में क्या था, q, q का मान क्या है, I गुना टी, ठीक है, गुणा आगे क्या है, a का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिख देंगे, मीटर स्क्वायर। देखो मास द्रव्यमान m, विमा लिखा है, और क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, दोनों क्या है, लंबाई है,
तो एल कितना है, 1 और 2 3, एल की घात 3। फिर समय है ये रहा टी की घात कितनी है, 1 और 2 3, लेकिन ये नीचे है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगी, -3। और आई नीचे है, ऊपर जाते ही माइनस हो जाएगा, और आई का क्या होता है, a -1, और यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।